Hello everyone, this is Akshay. I welcome all of you on the official YouTube channel of 1PSC Mentoring Civil Services Aspirants. From today, we are going to start one series on previous year questions. Alright, तो first जो subject है वो हम geography से start करते हैं, है ना? तो now this series will be bilingual, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, है ना? तो फर्स्ट ये जो सीरीज स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हमें पढ़ना है, एनालाइज करना है, व्हाई वी नीड टू इवन एनालाइज दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एज वी ऑल नो दैट नो क्वेश्चन इज रिपीटेड इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बट स्टिल क्यों हमें ये सब पढ़ना है ना, क्यों एनालाइज करना है? देखो, सबसे पहले कि जो जिस भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं ये हमें पता होना चाहिए, उनका पैटर्न क्या है. All right, now here the one thing is written that, just a second, this to know the pattern of questions asked in the examination, right? जिस तरीके से पैटर्न आ रहा है क्वेश्चंस का या ट्रेंड बदलता जा रहा है, हमें ये देखना है. तो उसके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हमें हेल्प करता है, राइट? सेकंड पॉइंट इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन. जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको एक ऑथेंटिक सोर्स देता है, वो कोई भी इंस्टीट्यूट की कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं दे पाती. हालांकि वो लोग ट्राई करते हैं कि 80-90% हम वो लोग पास उसके आसपास आपको क्वेश्चंस दे, उस तरीके से टेस्ट सीरीज बनाए उस तरीके से. बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के होते हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं और उसको प्रिपेयर करना चाहिए हम लोगों ने. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स. अगर आप लोग कुछ 8-10 साल के क्वेश्चंस अगर ले लो, ठीक है, अगर उसको एनालाइज कर लो, आप तरीके से एनालिसिस कर लो उसका, तो आपको उसमें इतने सारे टॉपिक्स मिलेंगे कि लगभग आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी. वेरियस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए तो उसमें ना रिवीजन हो जाती है काफ़ी, अगर आपने पढ़ाई करके रखी है. नाउ इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ एनी टेस्ट सीरीज ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ऑलराइट, तो उससे पहले एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर लेना, है ना. तो इसमें टॉपिक की रिवीजन आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है. सो नाउ ये कहाँ पे फॉर्म होता है? सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक में, ठीक है. यहाँ से इसका ये शुरुआत होती है यहाँ से. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने काफ़ी कीवर्ड्स भी देख लिए हैं. अल्निनो क्या होता है वो भी देख लिया है. अल्निनो मोडो की जो करंट अफेयर में था वो भी देख लिया है. सदर्न ऑसिलेशन का आपका आ गया, ट्रेड विंड आ गया, पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ये चीज़ें आ गई है. कुछ मैप के पॉइंट है वो आ गए, इक्वेटोरियल काउंटर करंट वो आ गया है, डोलड्रम्स क्या होता है, आईटीसीजेड क्या होता है वो आ गया है. तो एक बात सोचो आप, जब आप एक क्वेश्चन की प्रिपेयर करते हो, एक क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करते हो, तो उसमें से इतने सारे कीवर्ड्स बाहर आते हैं, राइट? ऑलराइट, ठीक है. अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है. तो एक बात और ध्यान में रखना, एल्निनो जो है, नॉर्मल एल्निनो, इसके साथ और एक फिनोमेना आता है जिसको बोलते हैं ला नीना, ठीक है. वो आने वाले कुछ क्वेश्चंस में उसको उस पे क्वेश्चन आएगा, उसको हम देखते हैं. दिस इज अ डायग्राम, इसको आप देख लेना, ठीक है. एक फिनोमेना इसमें समझा दिया है और पे बोला गया है कॉफी इज प्रोपोगेटेड बाय सीड्स. द फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, बट द टी इज प्रोपोगेटेड बाय स्टेम. नाउ tea gardens are set up on the cleared hill slopes where shade trees are planted in advance, ठीक है. shade trees are planted in advance. seeds are grown in germination beds, तो seeds भी ग्रोन होते हैं. and the saplings transplanted to the garden, saplings जो है वो गार्डन में ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है. तो सीड से भी होता है और सैपलिंग से भी होता है. तो सेकंड जो ऑप्शन है इसका वो इनकरेक्ट है. नाउ ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन हियर. दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल, क्योंकि सिर्फ कॉफी और टी पे ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होगा, बट रिलेटेड टू दिस सिर्फ कॉफी पे पूछा जा सकता है, सिर्फ टी पे पूछा जा सकता है, या किसी और ऑप्शन में ये इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, राइट. नाउ दिस ये क्या कहता है? कॉफी कल्टीवेशन इन इंडिया, कॉफी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया, नेक्स्ट ओनली टू टी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कॉफ़ी पीते हैं, चाय तो सबसे ज़्यादा पीते हैं, है ना. तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ये कॉफ़ी के लिए कंडीशंस आप लोगों को यहाँ पे दी है और टी के लिए कंडीशंस आप लोगों को दी है. ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, इसका भी पहला यही पे आप लोगों को आंसर मिल रहा है.
रेनफॉल कितना लगता है, टेम्परेचर कितना लगता है, सॉइल किस तरीके की चाहिए, ठीक है, हिल्स पे होता है या नहीं है, या प्लेन में उसको फील्ड चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्रॉप के बारे में पता होनी चाहिए। आने वाले कुछ क्वेश्चंस में हम कॉटन पे भी क्वेश्चंस देखेंगे, और भी जो क्रॉप्स है अलग अलग उस पर हम क्वेश्चंस देखते रहेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन से पहले ये मैंने आप लोगों को मैप दिया है, ये जो है ये कॉफ़ी का मैप है, ये बाबा बुदानगिरी, चिकमंगलूर, मंजराबाद, कूर्ग, वायनाड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, और ये कॉफ़ी यहाँ पे काफ़ी फेमस भी है, ठीक है। आसाम में भी थोड़ी बहुत कॉफ़ी होती है, और आसाम का तो टी तो ये सभी लोगों को पता है कि वर्ल्ड फेमस है करके। मैप अगर आप लोग इस तरीके से सामने रखोगे तो आपको वहाँ पे एग्जाम में कुछ चीज़ें आप एटलीस्ट एलिमिनेट तो भी कर पाओगे कि हाँ ये नहीं है, राइट। तो मैप से भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ोगे, एनवायरनमेंट पढ़ोगे, तो मैप बुक अपने साथ ही रखना, ठीक है। Moving to the third question, what it says, with reference to soil conservation, consider the following practices. The first one is crop rotation, sand fences, terracing, wind breaks. ये चार चीज़ें यहाँ पे दी है। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन सी जो मेथड्स है वो अप्रोप्रिएट है। विच ऑफ द अबाउ आर कंसिडर अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया। नाउ अगर यहाँ पे सिर्फ ये पूछा जाता कि सॉइल कंजर्वेशन से कौन सा है, तो पता नहीं हमें यहाँ पे कौन सी पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे होती है तो पता नहीं, मगर इंडिया में कौन सी होती है, दिस हैज ऑलरेडी मेंशन इन द एनसीईआरटीज, आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। एक जो कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे आती है वो है क्रॉप रोटेशन। ये आप लोगों ने, ये आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि क्रॉप रोटेशन से सॉइल कंजर्वेशन ठीक होता है। अलग अलग क्रॉप्स अगर आप लगाओगे तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल को मिलेंगे, है ना। तो क्रॉप रोटेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन व्हाट इज सैंड फेंसेस, व्हाट इज टेरेसिंग एंड व्हाट इज विंड ब्रेक्स, इसको हम देखते हैं। वैसे इसका आंसर है डी है, 1 2 3 4, राइट। पर अगर सैंड फेंसेस कैसे होते हैं, टेरेसिंग क्या होता है, विंड ब्रेक्स क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, राइट। नाउ ये ग्रीन वाला ये जो आप लोगों को इमेज दिख रही है, दीज आर द विंड ब्रेक्स। ये जो ट्रीज लगाए है ना, ये पूरी फील्ड ऐसी ओपन नहीं छोड़ी है, राइट। यहाँ पे ट्रीज यहाँ पे प्लांट किए बीच में, ये वाले। नाउ व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ दिस ट्रीज, जो विंड मूव करती है बहुत फास्टली, ठीक है, जिसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो वो यहाँ पे आके उसकी जो स्पीड है वो ब्रेक हो जाती है, तो इसीलिए इसको विंड ब्रेक बोलते हैं, है ना। तो जो सॉइल यहाँ से उड़ के जो भी है इसका सॉइल इरोजन होना है, तो वो ये वाले जो विंड ब्रेक्स ये लगाए हैं, तो वो विंड की स्पीड कम हो जाती है, तो सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है, राइट। दिस इज वन थिंग। नाउ दिस इज टेरेसिंग। टेरेसिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे बहुत स्टीप स्लोप होते हैं माउंटेन्स पे, है ना। तो वहाँ पे ये इस तरीके से करके रखते हैं टेरेसिंग, ताकि जो अगर हेवी रेनफॉल हो वहाँ पे, तो सॉइल सीधा इरोड होके नीचे ना चली जाए पूरी तरीके से। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। नाउ सैंड फेंसेस, ये है सैंड फेंसेस, जहाँ पे डेजर्ट होता है, जैसे राजस्थान वाली बात अगर आप लोग करें, तो स्लोली क्या होता है, एक ओवर द पीरियड ये सैंड जो है वो उसके जो कल्टिवेटेड लैंड है, जो फर्टाइल लैंड है, उसके ऊपर वो सैंड फैल जाती है या विंड से उड़ जाती है। तो क्या होता है, ये सैंड फेंसेस लगाने की वजह से थोड़ा बहुत वो प्रिवेंट होता है, राइट। सो फॉर दिस पर्पज दिस सैंड फेंसेस आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके। नाउ ये इमेजेस यहाँ पे इसलिए रखी गई है क्योंकि ये समझने में बहुत जल्दी हेल्प करती है, थोड़ा जल्दी समझ में आता है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। मूविंग टू क्वेश्चन, ये सारी मेथड यहाँ पे आप लोगों को दी है यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन की। देखो सॉइल कंजर्वेशन वाला पार्ट जो है वो आज की डेट में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन के आया है, और सॉइल कंजर्वेशन नाउ रियली इंपॉर्टेंट विद अदर पार्ट्स लाइक अफॉरेस्टेशन ऑल्सो। सो अफॉरेस्टेशन भी एक सॉइल कंजर्वेशन का ही पार्ट है, वो सॉइल कंजर्वेशन के लिए हेल्प करता है। और ये सारी मेथड से अलग अलग यहाँ पे दी हुई, ठीक है। ये हो सकता है कि इन सारे मेथड में से किसी एक मेथड को उठा के आगे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये मेथड्स क्या है, ये कैसी होती है, इसके इमेजेस एक बार आप सीधा गूगल में डाल के देख लेना। ओके, यू विल गेट द आइडिया ऑफ दिस ऑल द टर्म्स। ओके, दैट इज पीपर। ओके, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपर आफ्टर इंडोनेशिया। नाउ कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इफ इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपर, तो ये क्वेश्चन कहाँ से भी उठा के ऐसा ही नहीं पूछा है,
सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया पीपर का, तो पीपर इज ये एक इम्पोर्टेंट क्रॉप हो गया है ना। तो ज्योग्राफी में अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, राइट। और ये अगर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। ओके, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली कंसंट्रेटेड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये 3 स्टेट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है। केरला प्रोड्यूस 60,000 टन्स ऑफ पीपर इन 2002 एंड 3। ये तब वाला क्वेश्चन है, इसलिए 2002 और 3 का इसमें ये बात यहाँ पे आई है, ठीक है। तो ये तो इसका सिर्फ पीपर का दिया है। A well distributed rainfall of 200 to 300 centimeter helps it growth. It thrives well on deep friable, well drained loamy soil overlaying the lateric hilltops of Western Ghats. Though it can also be grown on the red and the laterite soils. ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल चाहिए, जैसे डीप फ्राइबल, वेल ड्रेन, लोमी सॉइल, ठीक है। मगर और भी रेड एंड लेटराइट सॉइल में भी ये इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। It can be grown well from almost sea level to an altitude of 1200 meter, but the coastal and sandy plains are not much suited for its growth. कहीं पे भी लिया जा सकता है, बट ये जो कोस्टल सैंडी प्लेन होता है ना, सैंड में तो थोड़ा प्रोडक्शन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो फर्टाइल नहीं रहती है उतनी, इसलिए उससे ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा सूट नहीं करते इस क्रॉप को, ठीक है। ये एक चीज़ ये हो गया एक्सप्लेनेशन पीपर का। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंसेप्चुअल वाली बात इस तरीके से है नहीं, मगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो आपने कॉटन तो आप लोगों ने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। ये यार ये एक चीज़ ये सब लोगों ने देखा होगा ना, ये मस्टर्ड की खेती है, ठीक है, जिसको सरसों कहते हैं हम लोग, राइट। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ये हाई एल्टीट्यूड पे नहीं होता है सरसों, राइट। देन ये है वर्जीनिया टोबैको। ये काफ़ी कम लोगों ने इसका ये देखा होगा, क्या होगा तो मतलब कैसा होता है क्या होता है, ये काफ़ी कम लोगों ने देखा होगा, है ना। तो वर्जीनिया टोबैको और पीपर, इन दोनों के बारे में अब ये क्वेश्चन हो गया 50-50। तो इसमें आप लोगों को एक फैक्चुअल नॉलेज चाहिए कि पीपर का क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये इसके प्लांट्स हो गए, हाँ। ये जब पीपर शुरुआत में जब जैसे उसका ये स्टार्ट हो जाता है तो ये इस तरीके से होता है, काली मिर्च इसको हम लोग सर कहते हैं। ओके, चलो आई होप समझ में आया होगा आप सब लोगों को। क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मिनरल रिसोर्सेज, नाउ दिस इज द अनदर टॉपिक फॉर यू, है ना। इससे पहले हम लोग क्रॉप का भी देखा है, कॉफ़ी टी कॉफ़ी का भी देखा है। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स आप लोगों को इसमें आएंगे। तो जो थर्ड पार्ट मैंने स्टार्ट ही बोला था कि रिवीजन ऑफ टॉपिक्स इसमें होती है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। नाउ मिनरल रिसोर्सेज, इसमें 2018, 19, 20 में क्वेश्चंस आए हैं, है ना। 18 हाँ मतलब 1920 में तो कंफर्म आया है, ऑलराइट। तो यहाँ से अगर इस तरीके से हम ये मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का पार्ट अगर हम तरीके से पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में भी अगर जाते हैं, तो फिर क्या इशू है हम लोगों को। कोई भी क्वेश्चन अगर कैसे भी आए तो हम वो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन में कहा क्या गया है, मैंने जो पार्ट आप लोगों को पहले बोला था कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ओके। नाउ मिनरल्स हैज बीन गिवन हियर एंड सेकंड पेयर इज 90% नेचुरल रिसोर्सेज इन। ये नहीं पूछा गया कि कौन सा टॉप करता है ना, या सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, ये नहीं पूछा है, 90% दिया है, ठीक है। अब नाउ अगर 50% अगर झारखंड कॉपर अगर करता है, ठीक है, फिर भी अगर झारखंड लीड भी कर रहा है कॉपर के प्रोडक्शन में, और वहाँ पे वो लीड भी है मगर 50% ही है ना। बाकी के सब 30-40%, 20%, 10% ऐसे है, बट फिर भी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को 90% नेचुरल रिसोर्सेज ही चाहिए, तो इसके लिए ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सीधा आंसर हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कॉपर झारखंड में मिलता है, निकेल उड़ीसा में मिलता है, टंगस्टन केरला में मिलता है। तो कौन सी जो पेयर्स है, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबाउ इज और आर करेक्टली मैच। आंसर इज बी। नाउ व्हाई बी? फर्स्ट पेयर इज इनकरेक्टली मैच। व्हाई? द कॉपर डिपॉजिट आर लार्जली फाउंड इन राजस्थान 50%, राइट। मध्य प्रदेश 24%, झारखंड 19%। तो झारखंड तो वैसे भी इसका आंसर नहीं है, बट स्टिल राजस्थान अगर भी होता वहां पे, फिर भी वो उसका आंसर नहीं होता, क्योंकि 90% से ज्यादा नहीं है। Now second pair is correctly matched. Why? About 92% of resources are in Odisha, right? तो ये अगेन ये फैक्चुअल
पार्ट हो गया, ये आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट वाले टाइप में क्वेश्चन आता है, जो लोगों को फैक्चुअल चीज़ें पता होती है वो लोग इसको कर लेंगे। ऑलराइट, उसके बाद क्या आता है, third pair is also incorrectly matched. Why? The resource of tungsten bearing minerals are mainly distributed in Karnataka, that is 42%, not 90%. Rajasthan 27%, आंध्र प्रदेश 17%। तो कितना परसेंट कहाँ पे है एग्जैक्टली ये थोड़ा ध्यान में रखना या मेमोराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल वाली बात है नहीं इसमें, राइट। ओके, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। अब भी सी विल बी क्विक इन दिस सीरीज, इन दिस सेशन, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है बाकी ईयर्स से कंपैरिजन में। ओके, नाउ व्हाट्स द सेवेंथ क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ 4 एनर्जी। आंसर इज बी, दैट इज मेज। Fuel ethanol feedstocks include grains and crops with high starch and sugar content such as corn, sorghum, barley, sugarcane and sugar beets. Corn, that is maize. Ethanol can also be made from grasses, trees and agriculture and forestry residues such as corn cobs and stalks, rice straw, sawdust and wood chips. तो इथेनॉल और भी कई तरीके से मतलब बन सकता है, बट यहाँ पे इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो जो है मेज, दैट इज कॉर्न, है ना। नाउ जेट्रोफा, ये भी एक बायोडीजल प्रिपेयर करने के लिए, इस बायोडीजल का प्रोडक्शन जेट्रोफा से भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जेट्रोफा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल सिंस इट इज अ नॉन एडिबल प्लांट एंड विल नॉट कॉज कंपटीशन ऑन ह्यूमन फूड। ये तो जैसे मेज जो है वो तो एडिबल प्लांट है ना, मगर ये जो जेट्रोफा है वो तो एडिबल है नहीं, तो इससे आप चाहे जितना बायोडीजल का इसका मतलब बायोडीजल के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, राइट। तो जेट्रोफा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इथेनॉल के लिए इस कुछ स्टडीज चल रही है, मगर फुल प्रूफ जो है कि इससे इथेनॉल ठीक तरीके से बन सकता है ऐसा कहीं पे है नहीं। स्टडीज आर गोइंग, रिसर्च आर गोइंग, राइट। नाउ व्हाट इज पोंगामिया? इट इज द एंटी हेलमेनेटिक एंड यूजफुल इन बेरी ऑप्थेमोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, वेजिनोपैथी एंड अल्सर्स। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ओके। लीव्स ऑफ पोंगामिया पिनाटा भी उसको कहते हैं, आर डाइजेस्टिव, लैक्सेटिव एंड एंटी हेलमेनेटिक एंड आर गुड फॉर डायरिया, लेप्रेसी एंड डेस्पेप्सिया एंड कफ, ओके। इसका अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो आई एम सॉरी। फ्लावर्स आर यूजफुल टू क्वेंच डिप्सिया इन डायबिटीज एंड फॉर एलिवेटिंग वाटा एंड कफा, ओके। ये कुछ नाम है डिसीजेस के। तो ये एक तो मेडिसिनल प्लांट हो गया आपका, फाइन। तो पोंगामिया तो वहाँ से कट गया। क्वेश्चंस देख के आप एक चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हो, दैट इज सनफ्लावर, उससे तो आप एडिबल ऑयल बनाते हो, ठीक है। ऑलराइट, अगेन समवॉट फैक्चुअल क्वेश्चन, ओके। ये इथेनॉल एग्जैक्टली प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है ये पता होना चाहिए। एनर्जी प्लांट तो है ही है, वो तो क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है आप लोगों को। और पूछा है कि लार्जेस्ट एरिया यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट ऑक्युपाई करता है। नेक्स्ट कहीं पे भी क्वेश्चन होगा तो ये पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आप लोगों को दे देंगे और वहाँ पे कुछ कंडीशंस देंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया रिसीविंग, कितना एनुअल रेनफॉल वहाँ पे होता है, ठीक है। वहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है, वहाँ पे कौन से ट्रीज उस फॉरेस्ट में होते हैं, है ना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जब ये जो इंडिया एनवायरनमेंट वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, उसमें वेजिटेशन वाला जो पार्ट है उसमें ये सब मेंशन है, राइट। नाउ ये एक मैप भी है आप लोगों के लिए, आप लोगों के वैसे आप लोगों के पास अलग अलग मैप बुक होंगे तो उसमें तो सारी चीज़ें मेंशन की होगी। तो कौन सा जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडेसियस, देखो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडेसियस आपको येलो में जो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ये तो आप लोगों का ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन है ना। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडेसियस ये यहाँ पे आप लोगों को इतना सारा मिल रहा है, ऑलराइट, ठीक है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, तमिलनाडु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलमेड कॉटन यार्न इन द कंट्री, व्हाट कुड बी द रीजन। समवॉट फैक्चुअल क्वेश्चन, आप लोगों को वहाँ का नॉलेज पता, मतलब वहाँ की चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉटन यार्न की चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे तो एक आपको इन्फॉर्मेशन यही पे मिल रही है कि तमिलनाडु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलमेड कॉटन यार्न इन द कंट्री, ऑलराइट। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज
द प्रिडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इन द स्टेट? तमिलनाडु में ब्लैक कॉटन सॉइल है ना। देखो ये जब सॉइल्स का एक बार आप मैप पढ़ लोगे तो आप एक वहाँ पे लोकेट हो जाएगा कि एक ओवरऑल आइडिया आप लोगों को आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे सॉइल कौन सी है, एक मैप देखने के बाद ही। नाउ यू विल कम टू नो दैट तमिलनाडु में ब्लैक कॉटन सॉइल होती नहीं है, सबसे पहली बात तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर वैसे ही गलत हो गया। नाउ ये 3 नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए था। रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल, है ना, रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर वहाँ पे अवेलेबल है, तो ये कहता है। नाउ विच ऑफ द अबाउ इज और आर करेक्ट रीजंस? पहला तो वैसे ही गलत हो गया तो ये हटाओ, अब देखना है दूसरा सही है कि नहीं है। तो दूसरा बिल्कुल सही है, रिच पूल ऑफ स्किल लेबर इज अवेलेबल। वैसे तो पूरे इंडिया में ही लेबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, चीप लेबर भी अवेलेबल है, राइट। आंसर इज बी, द प्रिडोमिनेंट सॉइल इन तमिलनाडु इज रेड विच सपोर्ट द कॉटन कल्टिवेशन एंड अ रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल इन तमिलनाडु। तो कॉटन कल्टिवेशन रिच पूल, ये रेड सॉइल है। देर आर 3 कॉटन ग्रोइंग एरियाज, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दैट इज पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान इन नॉर्थ वेस्ट, गुजरात एंड महाराष्ट्र इन वेस्ट एंड प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु इन साउथ। ये थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों की दी है, ये आप लोग इसको पढ़ना। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, दिस मैप। सारे अलग अलग टाइप्स के सॉइल दी गई है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैप है, मगर आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो इसको केयरफुली पढ़ना है मैप को, ऑलराइट। आई एम सॉरी, एक गलती यहाँ पे ये हो गई है, यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन होना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्रेश वाटर 69% रिसाइड्स इन ग्लेशियर, 69% ही ग्लेशियर्स में रिसाइड करता है। तो आई एम सॉरी फॉर दिस, एक आप यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेना इस चीज़ को, ओके। समवट फैक्चुअल नॉलेज अगेन, ऑलराइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर 3? 4 चीज़ें आप लोगों को दी है, 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, तो इनमें से which reflects back more sunlight as compared to the other 3? Now the sand desert, the paddy crop land, land covered with the fresh snow and prairie land. very easy question, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है अल्बेडो वाला, अल्बेडो यानी वो कितना रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट, ठीक है। इसका आंसर सीधा सीधा लैंड कवर विद फ्रेश स्नो है। फ्रेश स्नो काफ़ी सबसे ज़्यादा जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट, आई होप ये भी चीज़ आप लोगों को पता होगी। Answer is C. The land covered with the fresh snow reflects back more sunlight as compared to the other 3. The fresh snow and ice reflects 80 to 85% of sunlight. 80 to 85% of sunlight को रिफ्लेक्ट करता है। ये यहाँ पे एक इमेज दी है, यहाँ पे सारे जैसे मून कितना रिफ्लेक्ट करता है ना, अल्बेडो वैल्यूज परसेंटेज रिफ्लेक्टेड यहाँ पे बताया गया, फ्रेश स्नो कितना करता है, ग्रास कितना करता है, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, ये सब यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया है, ऑलराइट। अगेन रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर, मैप वाला क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। मैप अगर आप लोगों ने थरोली देखा है, अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अगर हिमालय से अगर जो भी रिवर्स आ रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से। तो वी नीड टू रीड दिस ऑल दिस रिवर्स केयरफुली, इसके सोर्सेस कहाँ से होते हैं, कौन से स्टेट से ये पास होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तो बियास एंड चेनाब ओनली, बियास एंड रावी ओनली, चेनाब रावी एंड सतलज ओनली, यहाँ पे सबको ओनली दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कंफ्यूजन हियर, हमें एक चीज तो पता है, बियास, चेनाब, रावी और सतलज, ये 4 तो आएगी इसमें, है ना, ये 4 तो आएगी। यमुना का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसका सोर्स वहाँ पे है नहीं, हिमाचल प्रदेश से नहीं आता। तो ये ओनली वाले जो ऑप्शन है ऊपर वाले, ये तो सारे कट गए, यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। नाउ यू रिमेन लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन, बियास, चेनाब, रावी, सतलज एंड यमुना। Keep one thing in mind. What has been asked in the question? Rivers that pass through Himachal Pradesh. वहाँ से कौन से रिवर्स का सोर्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश से रिवर्स पास होती है वो पूछा गया है। सीधे क्वेश्चन, सीधा एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर डी है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वैसे अगर पता भी नहीं होगा यमुना वहाँ से जाती है या नहीं जाती है, ये पता भी नहीं होगा, फिर भी आप वैसे ही वो एलिमिनेट उसको कर दोगे ऑप्शंस देख के। हिमाचल प्रदेश provides water to both the Indus and Ganges basin.
ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द रीजन आर चंद्रभागा और द चेनाब, द रिवर, द बियास एंड द सतलज एंड द यमुना। ठीक है, ये वाली चीज। अब एक इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चंद्रभागा और द चेनाब, चंद्र और भागा ये दो रिवर्स है। ठीक है, ये दो रिवर्स है, ये यहाँ पे मेंशन किया था। रिवर इज फॉर्म, जो हम चेनाब की बात कर रहे हैं, रिवर इज फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स दैट इज चंद्रा एंड भागा एट तंडी 8 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ किलोंग इन द लौवाल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाउ ये चंद्र और भागा दो रिवर्स है, ये मिलके जब ये दोनों रिवर्स मिलती है तो उसको वहां से नाम दिया जाता है चेनाब। नाउ देयर इज अ वन क्वेश्चन इन 2019, एक रिलीजियस प्लेस है महाराष्ट्र में, जहाँ पे जो पंढरपुर है, उसकी पेयर लगानी थी रिवर्स के साथ कि कौन से रिलीजियस प्लेसेस जो है वो कौन से रिवर्स पे बेस है ना। वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रभागा और उसके सामने एक पेयर लगाई थी पंढरपुर की। वो क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो उसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये होगा कि यार चंद्रभागा तो ऊपर है, पंढरपुर तो महाराष्ट्र में है, तो वो क्वेश्चन वहां पे लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। बट ऐसा नहीं है, वहां पे चंद्रभागा अलग अलग नहीं पूछा गया था। चंद्रभागा नाम की एक रिवर है महाराष्ट्र में, जिसपे पंढरपुर जो एक रिलीजियस प्लेस है वो बेस है। ठीक है, तो अगर दो अलग सेम नाम होते हैं तो वो किस तरीके से नाम है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में क्या, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यमुना की बात करते हैं, रिवर यमुना मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर नियर द बंदरपूछ पीक इन मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालयज एट एन एलिवेशन ऑफ 6387 मीटर्स अबव मीन सी लेवल इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में इसका सोर्स है। नाउ इट मीट्स गंगेज एट द संगम वेयर द कुंभ मेला इज हेल्ड द प्रयागराज उत्तर प्रदेश आफ्टर फॉलोइंग थ्रू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। यहाँ पे आप लोगों का जो यमुना का थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन किसी को होगा, वैसे तो नहीं होगा, अगर होगा तो वो यहाँ पे दूर हो गया। फाइन, ठीक है। ये जो रिवर्स है यहाँ पे ये मिला है, इसमें ऐसा यमुना का तो यहाँ पे कहीं पे मुझे मिला नहीं इस तरीके से एकदम से मैप, बट स्टिल यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन वैसे ही दूर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन पे, when you travel in a certain parts of India you will notice a red soil. What is the main reason for this color? जो रेड सॉइल है, अब सॉइल का तो क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी देख लिया ना, ये उसका एक अलग पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, उसका एक अलग डायमेंशन लेके एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरा फोकस इसी पे है। अगर सॉइल वाला पार्ट, सॉइल वाला टॉपिक अगर आप पूरी तरीके से पढ़ लेते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है आप लोगों की। ठीक है, एक बार भी अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो यहाँ पे वैसे ही आप लोगों को क्लिक हो जाएगा। Abundance of magnesium, accumulated humus, presence of ferric oxide, abundance of phosphate। अब आप लोग कहोगे ये मैग्नीशियम, ह्यूमस, फॉस्फेट, फेरिक ऑक्साइड, ये चीज़ें तो फैक्चुअल वाली चीज़ हो गई। ठीक है, रेड सॉइल, रेड कलर, अगर सॉइल का अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है रेड सॉइल, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉइल डेवलप्स रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। जो हम रस्ट देखते हैं, रस्ट क्या होता है, थोड़ा उसका कलर जो होता है वो रेडिश ही होता है। ओके, तो अगर ये चीज़ आप लोगों ने देखी है, ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यहाँ पे यूज हो सकता है तो आपका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लोअर रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ओके, along the pediment zone of the western Ghat, long stretch of area is occupied by red loamy soil. Red loamy soil. The soil develops a reddish color due to the wide diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. एक केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पे, उसकी वजह से वो सॉइल को रेडिश कलर आ जाता है। लेकिन ये बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट फैक्चुअल, थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। ऑलराइट, अब which one of the following can one come across if one travels through the Strait of Malacca? Now, इसके लिए मैप की स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये पता होना चाहिए। जिन लोगों ने मैप पढ़ा है उनके लिए आसान सा क्वेश्चन है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज बाली, सेकंड इज ब्रुनई, थर्ड इज जावा एंड द फोर्थ इज सिंगापुर। इसका आंसर तो डी है सीधा सिंगापुर। ओके, वन कैन कम अक्रॉस टू सिंगापुर इफ वन ट्रैवल्स टू द स्टेट ऑफ मलाक्का। मलाक्का स्टेट इज बिटवीन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड मलाया पेनिनसुला। आंसर तो पता चल गया सिंगापुर का। अब देखते
आप लोगों को अगर एलिमिनेट चीज़ें करनी होती तो वो कैसे करते हैं आप लोग। ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये मलेशिया आप लोगों का, ठीक है। तो मलेशिया तो आप लोगों को ऑप्शन दिया नहीं है। ये है इंडोनेशिया आपका, जो वहाँ पे दो आप लोगों को दिया है, बाली और जावा, वो पार्ट इंडोनेशिया का ही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। बट अगेन सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है आपकी, सिंगापुर। अब देखते हैं बाली और जावा कहाँ पे। देखो ये स्टेट ऑफ मलाक्का, यहाँ से आप लोग आ रहे हो, ये आप लोगों को पहले सिंगापुर मिल गया, और जावा इज़ हियर, बाली इज़ हियर, है ना, ब्रुनेई इज़ हियर। तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी इससे काफ़ी दूर है। स्टेट ऑफ मलाक्का तो यही पे है, सबसे पहले तो ये सिंगापुर ही मिल रहा है, और इनफैक्ट सिंगापुर ही है यहाँ पे। जावा से, बाली से, ब्रुनेई से इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। दिस इज़ ब्रुनेई, दिस इज़ जावा एंड दिस इज़ बाली। ओके, अगेन द मैप बेस्ड क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन, अगर मैप आप लोगों ने ठीक तरीके से पढ़ा है तो, ठीक है। ये जो ऐसे स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हो गए, जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे जो स्ट्रेट्स है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे सुएज कैनल वाला पार्ट हो गया, इसको पढ़ो, रेड सी वाला पार्ट, तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज वाला है उधर, तो इन चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मैप पे मैप बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, ये तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनेशनल लेवल पे। साउथ चाइना सी है, काफ़ी डिस्प्यूट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है, जैसे पार्सल आइलैंड है, ये आइलैंड्स है, तो इस पर भी आप लोगों को थोड़ा फोकस करना है। ओके, इट इज़ लॉस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। लूनी रिवर एक ऐसी रिवर है जो मतलब यहाँ पे ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बट इंडस विंडस में तो कुछ जाती नहीं है, और सी में भी जाती नहीं है। तो ये मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ में जाती है, ठीक है। तो अगेन द फैक्चुअल क्वेश्चन, लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर इन थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इट ओरिजिनेट्स इन पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज नियर अजमेर, passes through the southeastern portion of Thar Desert and ends in the marshy lands of Rann of Kutch in Gujarat after traveling a distance of 495 km. Okay, this is the factual knowledge for you people. क्या इंपॉर्टेंट है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इस पे नियर अजमेर के पास अगर कुछ पूछा जाता है कि कोई रिलीजियस प्लेस वगैरह इसके पास है, तो दैट इज अजमेर, ठीक है। तो कोलोरी रिवर उन दोनों रिवर्स के बीच में आता है, तो जो करेक्टली मैच यहाँ पे नहीं है, दैट इज कोलोरू लेक। अगेन फैक्चुअल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है आई नो, बट जो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल है उसको हम सारा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। जो फैक्चुअल है वो आप लोग वैसे ही पढ़ सकते हो, है ना, उसको तो जैसे कि याद ही रखना पड़ता है। और जो फैक्चुअल चीज़ है उस पर हम लोग, जो कंसेप्चुअल चीज़ है उस पर हम लोग अच्छी तरीके से बात करेंगे या डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। मेडिटेरियन, नाउ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेडिटेरियन रीजन हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, माइल्ड एंड वेट विंटर एंड एवरग्रीन ओक ट्रीज, ये जो आपको लोगों ऑप्शन में दिया है। एज द नेम सजेस्ट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑकर्स अराउंड मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के आजू बाजू में होता है। तो मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बिटवीन 30 एंड 40 डिग्री लैटिट्यूड्स, सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, अलॉन्ग द कोस्ट इन द साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो जब कोई चीज़ साउथ ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आती है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आती है, तो वहाँ पे आपका जो नॉलेज है, वहाँ पे जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो काम आती है ना। अगर आप लोगों को उसका एग्जैक्ट नॉलेज, एग्जैक्ट आंसर पता भी नहीं है, तो देन आप उसको लोकेट करो पहले वो कहाँ पे है। तो वहाँ का जो है सब ट्रॉपिकल में है, तो सब ट्रॉपिकल तो बेसिक पार्ट है। सब ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यू पीपल शुड नो अबाउट दिस बिकॉज दिस इज अ बेसिक पार्ट, राइट। Then the third statement says these areas come under the influence of subtropical high in summer and westerly wind in winter. Hence, the climate is characterized by hot, dry summer and mild rainy winter. Monthly average temperature in the summer is around 25 degrees Celsius and in winter below 10 degrees Celsius. The annual precipitation ranges between the 35 to 90 centimeter. Now, ये इसकी एक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एनसीईआरटी में भी मिलेगी, जीसी लियोंग में भी मिलेगी, ठीक। बट अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले उस रीजन को मैप पे लोकेट करो, ठीक है। आप एग्जाम में तो मैप बुक होगा नहीं, मगर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे उस चीज़ को, आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की होंगी उस चीज़ की, तो वहाँ पे उसको पहले लोकेट करो। हाँ यार, ये यहाँ पे आता है, इसका लैटिट्यूड ये है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट कि उस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो ऑप्शंस में देखो। जो आप लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल ही नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दो। एंड एक भी ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पे होता है तो वो क्लिक हो जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये है,
ऑलराइट, तो मीडियम टाइप वाला क्वेश्चन, इट नीड्स ए कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ओके, नाउ अगेन सी दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ. नाउ व्हाई? Because the earth rotates on its axis, circulating air is deflected toward the right in northern hemisphere. अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, तो जो विंड है, जो सर्कुलेटिंग एयर है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो होता है वो राइट में वो डिफ्लेक्ट होता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है. दिस डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड कोरोलियस इफेक्ट. नाउ इसका बेसिक क्या था? ये सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट होती है. बट इसका बेसिक पार्ट क्या था? कोरोलियस इफेक्ट. उन्होंने डायरेक्टली कोरोलियस इफेक्ट मेंशन करके क्वेश्चन नहीं पूछा, थोड़ा ट्रिकी करके क्वेश्चन पूछा है. नाउ व्हाट इज कोरोलियस इफेक्ट? द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंक्लूडिंग एयर मासेस टू डिफ्लेक्ट टू द राइट एंड दोज इन सदर्न हेमिस्फीयर टू मूव टू द लेफ्ट. दिस कोरोलियस इफेक्ट इज एब्सेंट एट इक्वेटर. इक्वेटर पे ये एब्सेंट होता है. दिस इज वन ऑफ द फैक्चुअल नॉलेज यू पीपल शुड नो. इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. कोरोलियस फोर्स प्रिवेंट्स अ डायरेक्ट सिंपल फ्लो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स. दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ. ये फेरेल्स लॉ क्या है, हबल्स लॉ क्या है, इससे भी रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, नाउ दीज आर अगेन द बेसिक क्वेश्चंस. ओके, ये यहाँ पे एक ये डायग्राम आप लोगों को दिया है, ये आप लोगों को समझ जाएगा. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस, मतलब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है ना. क्योंकि क्या होता है, अगर सिर्फ पढ़ते जाओगे और वो क्वेश्चंस क्यों आ रहा है, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो फैक्चुअल है या नहीं है, डिफिकल्ट है नहीं है, इसकी लेवल अगर हम लोगों को समझ में नहीं आती है, तो हम प्लेनली वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है. राइट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोरोलियस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए और इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना. मगर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है. इतनी भी चीज़ें आप लोगों को पता है तो आप इसका आंसर मतलब जो भी क्वेश्चन अगर इसके रिलेटेड आता है तो उसका आंसर, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इसका नॉलेज भी आपको नहीं हो, जो भी यहाँ पे सीधा जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस में दिया है आप लोगों को एग्जैक्टली पता भी ना हो, बट स्टिल आप लोग लॉजिक लगा सकते हो और उसको निकाल सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यो मैप इज गिवन हियर. ये चाइना है आपका, ये इंडिया, यहाँ पे हिमालय, ये वाला पार्ट पूरा हिमालय का. ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे हिमालय अगर नहीं होता तो ये जो यहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट दिख रहा है ना, तो ये यहाँ पे समवेयर ये गंगेज का जो हमारा जो पूरा एलिवेशन प्लेन है, यहाँ पे कहीं पे हो सकता था. राइट. तो हिमालय की वजह से ये जो कोल्ड डेजर्ट है वो उसके नॉर्थ में ही वहाँ पे हिमालय ने उसको रोक दिया है. ठीक है, ये आपका साइबेरिया है. साइबेरिया कहाँ पे? ये साइबेरिया, आर्टिक ओशन से ये जो पोल से जितनी भी वेव्स यहाँ पे आती है, कोल्ड वेव्स, वो हिमालय इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता है या रोक देता है. और मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लैटिट्यूड्स दैट पास थ्रू द सिक्किम आल्सो पास थ्रू. थोड़ा सा ट्रिकी, क्योंकि सिक्किम में अगर आप लोग देखो तो राजस्थान, तो आप लोगों को क्या, राजस्थान नीचे, फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता है. हमें ऐसा लगता है कि यार सिक्किम हिमालय में है, तो हिमालय में तो हिमाचल प्रदेश भी है, जम्मू कश्मीर भी है, तो इन दोनों में से किसका एक आंसर होगा. बट नाउ लेट्स सी व्हाट इज आंसर इज ए, राजस्थान. है ना, बहुत लोगों को ऐसा लगता है यार राजस्थान तो काफ़ी नीचे है ना. तो ऐसा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, मैप को अगेन तरीके से पढ़ना है. द लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू राजस्थान. द 27 डिग्री सेंटीग्रेड लैटिट्यूड passes through Gangtok of Sikkim and Alwar in Rajasthan. Alwar is a district in Rajasthan. Now this is Sikkim. Okay. यहाँ से ये राजस्थान में पास करता है. इसके नीचे जो है वो तो नहीं है. अब सिक्किम में जैसे ये राजस्थान से पास करता है, पंजाब आपका यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे, और जम्मू कश्मीर तो खैर ऊपर ही है. ठीक है, तो अगर ये मैप कर दोगे, अगर ये इस तरीके से मैप से पढ़ोगे तो एकदम ही आसान सा सवाल है. अगर नहीं पढ़ोगे मैप से तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है. ओके, और मैक्सिमम लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसको गलत करके आएंगे. ओके, ए 1 and 2. राइट. ये ऑप्शंस अभी भी, दो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द 2010, बट स्टिल दिस टू ऑप्शंस आर रियली रिलेवेंट टुडे ऑल्सो. appropriate alternate technology still are not developed in India. And second thing, investing the huge funds. We have other part like we have the poverty alleviation program, we have a health, we have a education sector. ये भी चीज़ें हमारी डेवलप करना बाकी है.
वैसे अभी बहुत सारी ये जैसे आत्मनिर्भर अभियान स्टार्ट किया है, काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ पे बन रही है, मेक इन इंडिया में काफ़ी चीज़ें बन रही है, तो इसके लिए अभी इस पर कुछ एक एम्फेसिस दिया जा रहा है, राइट। बट स्टिल हम लोगों को इसमें अभी और बहुत कुछ करना है, राइट। तो दीज टू ऑप्शन आर करेक्ट। और ये थोड़ा जो ऑप्शन बहुत ही एकदम स्ट्रेंज सा लग रहा था, मैंने पहले बोला था तब, तो ये इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि ऐसा इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा इस तरीके से अलाउ करेंगी नहीं कि यार बाकी के कुछ कंट्रीज में से आप लोग कंट्री यहाँ पे आओ, आप लोगों के यहाँ पे पोल्यूट मत करो, हमारे यहाँ पे आके पोल्यूशन मतलब पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे सेटअप करो। ऐसा कोई 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 कंट्री नहीं करती है, ओके, राइट। ये 23% फॉरेस्ट है। अभी जो फॉरेस्ट वाली पॉलिसी बनाई है इंडिया में, उसमें टारगेट रखा गया है कि हम 33% तक फॉरेस्ट एरिया बढ़ाए, ओके। उसमें भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है, बट है, ओके। नाउ मूविंग टू द टी है, जो पल्सेस थे उनका जो है वो रिमेंड मोर और लेस स्टैग्नेंट ही रहा था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे जा सकते हैं, मतलब 2011 से लेके 2020 तक किस क्रॉप का प्रोडक्शन किस तरीके से मतलब कितना हुआ है, स्टैग्नेंट रहा है, बढ़ा है, कम हुआ है, एकदम ही कम हुआ है ना। कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स के साथ आया कि ड्रेस्टिकली चेंज हुआ है, तो अगर तो इस तरीके से पूछा जाता है तो ड्रेस्टिकली क्या हो गया, एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो काफ़ी लोग उसको गलत करके आते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ किसी चीज़ में सही में ड्रेस्टिकली रिडक्शन होता है, तो वो हमें उसके बारे में पढ़ना होगा, फैक्चुअल चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ आप लोगों को। तो ये सीरीज़ ये सेशन जो है फर्स्ट वाला 2010 वाले क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोगों के कुछ सजेशंस अगर हो गए कि मैं इसमें कुछ इम्प्रूव करूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, ओके। इसकी जो चीज़ें हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने इसमें पढ़े हैं ये वाले इसमें, वो एक कहीं पे नोट डाउन करके रखो। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन के साथ ही आप स्टैटिक पार्ट पढ़ने लगो। ये क्वेश्चंस के जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को मिल रहे हैं वो कहीं पे नोट डाउन करके रखो कि हाँ ये एक सिर्फ टॉपिक नोट डाउन करो, ये चीज़ें इस ईयर में पूछी गई थी। जब आप लोग अपना स्टैटिक पार्ट पढ़ने जाओगे तो वो A4 शीट को अपने सामने रखो, जब वो पार्ट आएगा तो उस पर वो देखो कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, जो पार्ट वहाँ पे मेंशन किया होगा उस पर आप फोकस करो, है ना। तो यहाँ पे भी टाइम वेस्ट करेंगे, वहाँ पे भी टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक स्मार्ट स्टडी आप लोगों को करना है, तो इसमें से जो वो जब टॉपिक वो पढ़ोगे आप, तब आपको बहुत बेनिफिट होगा, ओके। तो इस सेशन को अभी आज एंड करते हैं यहाँ पे, अगले सेशन में मिलते हैं 2011 के क्वेश्चंस के साथ, ओके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके। सब लोगों का ख्याल रखो, ऑल राइट। और स्टडी कंसिस्टेंटली, काफ़ी एग्ज़ाम 4 महीने एग्ज़ाम आगे चला गया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ा रुक जाना है या पढ़ाई को ब्रेक देना है, ओके। ऑप्शनल वगैरह कंप्लीट करो, पेपर 4 वगैरह ऐसे वगैरह कंप्लीट करो, ओके। उसके भी लिए कुछ हम इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, ओके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।